नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मनीष सिसोदिया का इस्तीफा, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा। सत्येंद्र जैन पिछले 10 महीने से जेल में है, लेकिन इस्तीफा नहीं उनका हुआ, ना ही उनको मिनिस्ट्री से हटाया गया। और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। मनीष सिसोदिया की कस्टडी पुलिस ने ले ली केवल 5 दिन के लिए। जेल भी अभी नहीं भेजा गया है उनको। उनका कोई ट्रायल नहीं शुरू हुआ अभी, तो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से सिर्फ 5 दिन के लिए उनको कोर्ट से रिमांड लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया था, बेल देने से मना कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सिंपल फार्मूला है कि भाई इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा, एटलीस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर ले, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो कर ले। तो ऐसा क्या हो गया कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और पीछे से सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल ने ना ही सत्येंद्र जैन को हटाया ना ही मनीष सिसोदिया को हटाया। हालांकि इस्तीफा जब दिया गया तो स्वीकार कर लिया। इसी विषय पर केसीआर, मतलब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, उनकी बेटी के कविता, वो बीजेपी पर तो प्रहार कर रहे हैं, लेकिन लिक्वर पॉलिसी पर बोलने पर क्यों राजी नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात एक और है कि ये जो 10 साल पहले केजरीवाल ने मुहिम शुरू की थी करप्शन के खिलाफ, उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी, और जो बातें उन्होंने कही थी उसमें से कहा था एक ऑप्शन स्वीकार कर लो, एक ऑप्शन की बजाय दोनों ऑप्शन एक साथ कैसे स्वीकार हो गए, ये एक बड़ी बात है। चलिए हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। मनीष सिसोदिया तो फंस गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो जितना बच सकते थे उतना बच गए हैं, बच चुके हैं। और चूंकि हार्ड डिस्क हाथ लग गई है सीबीआई के, चूंकि उनके सचिव का लैपटॉप हाथ लग गया है सीबीआई के, और हार्ड डिस्क में से बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट निकाल लिए गए हैं, पुराने कागजात जो डिलीट किए गए थे, पुराना डेटा जो डिलीट किया गया था, वो डिलीटर रिट्राइव कर लिया है पुलिस सीबीआई ने। तो फिर अब ये तो जाहिर सी बात है कि सारा गेम तो था ही, ये तो पूरी दिल्ली जानती थी, पूरा देश जानता था कि इन लोगों ने गेम किया है, क्योंकि ऐसी पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, ऐसी पॉलिसियां बनी ही नहीं और बन नहीं सकती कि भाई इतना इतना उनके अंदर कमीशन हो, वो कमीशन इतना भारी हो, फिर दुकानों को अलॉटमेंट करते समय, फिर वसूलियां करते समय, ये बहुत सारी चीजें जो मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस इतना सा था कि मनीष सिसोदिया सीधे उसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। तो मनीष सिसोदिया सीधे इन्वॉल्व हैं ये तो पता था, लेकिन मनीष सिसोदिया का क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ है? क्योंकि भाई कोर्ट तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन मांगता है कि किसी ने ज्ञान दिया, किसी ने बात की, उसके आधार पर थोड़ा कम चलता है, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर ज़्यादा चलता है। अब अगर डॉक्यूमेंटेशन उनके विशेष सचिव के हाथ में होगा या डॉक्यूमेंटेशन सचिवालय के द्वारा किया गया होगा, तो सचिव फंस जाएंगे, आईएएस लॉबी फंसेगी। अब आईएएस लॉबी जब फंसती दिखाई पड़ी होगी कि भाई अब जेल तो जाएंगे तो ये जाएंगे, और केजरीवाल चूंकि आईआरएस फील्ड से आते हैं इसलिए उनको मालूम है कि फंसेगा कौन, इसलिए ना ही कोई पोर्टफोलियो केजरीवाल ने अपने हाथ में लिया, और सिसोदिया को भी सीधा इन्वॉल्व तो किया, मिनिस्टर होने के नाते सब काम उसी का है, लेकिन सिसोदिया का कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं मिल रहा था। सारे डॉक्यूमेंट गायब कर दिए गए थे, फाइलें जलाई गई थी, ऐसा भी वहां सूचना है कि फाइलें जलाई गई हैं, फाइलें खत्म की गई हैं। अब जो फाइलें जलाई गई या फाइलें खत्म की गई हैं या फाइलें गायब की गई हैं, वो फाइलें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सचिवालय की है, तो फंसना किसको है? सचिवालय। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है, यह है कि दिल्ली के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी बनाम सरकार भी चल रहा है, क्योंकि इन्होंने मुख्य सचिव को मारा था एक दिन। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, इस लॉबी में ये सूचना बिल्कुल 100% होगी कि अगर फंसेंगे तो हम फंसेंगे, और सरकार फंसने वाली नहीं है। और सरकार अगर नहीं फंसेगी तो ये बलि चढ़ा ही देंगे। तो हम क्यों बलि चढ़े? यानी कि वो आईएएस लॉबी क्यों बलि चढ़े? जब तक बच सकते थे तब तक बच सकते थे, लेकिन जिस समय फंसना ही है तो निश्चित बात है कि उनके सचिव ने, उनके मंत्रालय ने, उनके सचिवालय ने स्टेटमेंट दे दिए। वो जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वाले गायब किए गए थे, कंप्यूटर पर गायब किए गए थे, उनके स्टेटमेंट दे दिए। कुछ फाइलें जो गायब की गई थी वो भी सीबीआई ने कलेक्ट कर ली है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब अगर कोई बलि का बकरा बनेगा तो वो सिर्फ केजरीवाल बनेंगे, वो सिर्फ सिसोदिया बनेंगे। केजरीवाल भी अपने आप को बचाकर ले गए। सवाल ये तो बेसिक लाजिम है, लेकिन सवाल दूसरा है
दूसरा सवाल ये है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, अकेले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। बाकी मुझे लगता है कि पूरा अपोजिशन या सब कुछ जानते हैं केजरीवाल कितने बड़े वाले हैं, और केजरीवाल किसी के सगे नहीं हैं, वो केवल पावर हंगर है। और पावर हंग करने के लिए वो खालिस्तानियों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो सेपरेटिस्ट पावर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको याद है कि कन्हैया कुमार वाला प्रकरण हुआ था जेएनयू में, उसमें भी केजरीवाल हाथों हाथ उनको लेने गए थे, और सब कुछ एविडेंस होने के बावजूद, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बावजूद दिल्ली सरकार ने उसमें सैंक्शन नहीं दिया था, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, सैंक्शन तो दिल्ली सरकार देती है। और दिल्ली सरकार ने सैंक्शन नहीं दिया था। जब कोर्ट का दबाव पड़ा था और बहुत सारा कुछ हुआ, तब कहीं सैंक्शन दिया गया था, वो भी सैंक्शन शर्तों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल पावर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, एक राष्ट्र के कई राष्ट्र बना सकते हैं। जबकि पावर हंगर जो होता है या पावर जो गेन किया जाता है, वो कई राष्ट्रों को मिलाने के लिए भी हो सकता है, यानी कि बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या नेपाल को, इनको इकट्ठा करने के लिए म्यांमार सहित भी पावर इस्तेमाल की जा सकती है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि उसको गलत तरीके से नहीं, उनको कन्विंस करके एक यूनियन बनाई जा सकती है, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ एक कॉमन करेंसी हो, ऐसा मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास कर रहे हैं कॉमन करेंसी हो, कॉमन फोर्सेस हो, कॉमन एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, कॉमन विदेश नीति हो, कॉमन विदेश व्यापार हो, कॉमन ट्रेड हो विदेशों से, जैसे यूरोपियन यूनियन करता है। ऐसा प्रयास भारत कर रहा है, और यही सब तरीके हैं। यूएसए भी 38 देशों का संग्रह है, तो 38 देशों को मिलकर एक जो उनके 13 प्रांत हैं, वो प्रांत जॉर्ज वाशिंगटन के टाइम पर थे। बाकी वो एक कंट्री बना, बाकी 37 कंट्री या 38 कंट्रीज बाद में आकर मिले उनके साथ। तो ऐसे करके उनके 51 राज्य हो गए। तो आप समझ लीजिए कि ये और उन्होंने वही एक्सटर्नल पॉलिसीज केंद्र सरकार के, मतलब यूएसए के पास होंगी, और सबके पास अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, सबके पास अपना संविधान होगा, सबके पास अपनी व्यापार नीति होगी। लेकिन विदेशी नीति, विदेशी व्यापार, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, ये सब कुछ केंद्र के पास होगा। ये फार्मूला यूएसए ने दिया था। हालांकि साउथ यूएसए ने अपने आप को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको अलग होने नहीं दिया था। ये बात लिंकन ने उस समय गोलियां चलवा दी थी, जो उनका सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आज तक का राष्ट्रपति हुआ। उसने रातों रात ओवरनाइट लाखों लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। क्यों? क्योंकि साउथ यूएसए के लोग ये कह रहे थे कि हमने आपके साथ गठबंधन किया, हम वो गठबंधन तोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाने नहीं दिया था, वो तो जबरदस्ती बैठ गए थे। यूरोपियन यूनियन में ब्रेक्जिट हो गया। तो वैसे ही कोई भी शासक अगर अच्छी छवि का बैठता है, तो वो कोशिश करता है कि बाकी अगल बगल के कंट्रियों को साथ लाया जाए, एक यूनाइटेड फोरम बनाया जाए, उस फोरम के माध्यम से विश्व के दूसरे देशों में जो हब्स हैं उनके साथ डील किया जाए। लेकिन केजरीवाल उल्टा लेकर, जो दुष्ट शासक होता है वो उल्टा लेकर आता है। वो अपने शासन को इस्टेब्लिश करने के लिए, देश टूट जाए तो उसके लिए वो सहमत रहता है और उसमें योगदान देता है कि देश टूटेगा तो किसी न किसी देश का वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही बात आपको याद होगा कि जिस समय कुमार विश्वास ने कहा था, तो कुमार विश्वास से जवाब क्या केजरीवाल ने दिया था? अगर टूट जाएगा पंजाब तो ठीक है, मैं स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कुमार विश्वास ने स्टेटमेंट दिया। अगर कुमार विश्वास का ये स्टेटमेंट गलत होता तो केजरीवाल डिफेमेशन का उनके खिलाफ मुकदमा लगा देते और अब तक कुमार विश्वास बार्स के पीछे, जेल के पीछे होते। लेकिन चूंकि वो सत्यता थी, और अगर कुमार विश्वास को छेड़ा गया तो ये निश्चित है कि वो बहुत सारे, कुमार विश्वास वो व्यक्ति हैं जो केजरीवाल के शुरू की धुरपटासों में शामिल थे। धुरपटास मतलब गलत तरीके से जो चल रहा था उसमें शामिल थे। 3 ही व्यक्ति हैं उस लेवल के, कुमार विश्वास, सिसोदिया और केजरीवाल। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी सिस्टम पॉलिसी बनाई थी। कुमार विश्वास को साइड कर दिया गया क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों पर सहमत नहीं होते, लेकिन सिसोदिया तो हर बात पर केजरीवाल के सहमत थे। इसलिए सारे घोटाले, सारे भ्रष्टाचार, सब कुछ, सब मामलों में अगर कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है मैक्सिमम, तो वो सिसोदिया है। और चौथे व्यक्ति सत्येंद्र जैन थे। तो सत्येंद्र जैन जेल में चले गए तो केजरीवाल की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए या उनको हटा दिया जाए कैबिनेट से। इसलिए यहाँ पर सिसोदिया का गिरफ्तार होना, यानी कि जो पहले से सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सिसोदिया अगर मुंह खोलेंगे
तो फिर सत्येंद्र जैन बिल्कुल फंसने वाले हैं और केजरीवाल भी फंसने वाले हैं। इसलिए केजरीवाल को अपने आप को बचाने के लिए ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कि इनको इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। उन लोगों ने इस्तीफा केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए भी दिया होगा कि केजरीवाल पर दबाव बने, लेकिन केजरीवाल पर दबाव प्रशांत भूषण नहीं बना पाए, योगेंद्र यादव नहीं बना पाए और जाने कितने, और अन्ना हजारे नहीं बना पाए। अन्ना हजारे को कोई आदमी खेल गया हो तो आप सोच सकते हैं कि क्या मनीष सिसोदिया में इतनी शक्ति है कि वो खेल लेंगे और दबाव बना लेंगे। इसलिए इस्तीफा तो स्वीकार हो गया। दूसरी बात, एक जो मैं कह रहा था, 10 साल पहले 2013 का उनका एक ट्वीट है। 2013 में वो आंदोलन कर रहे थे, ये कह रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। यानी कि वो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, या तो इस्तीफा दे दो या फिर जेल जाओ। इस्तीफा दे दो किस आधार पर? हमने आपके भ्रष्टाचार पकड़ लिए हैं, आप अपना विकेट गिराइए। अगर नहीं दोगे तो फिर हम पुलिस को दे देंगे, और पुलिस को दे देंगे तो पुलिस तुमको गिरफ्तार कर लेगी। यानी कि अब नेगोशिएट कौन करेगा? नेगोशिएट केजरीवाल के साथ करो, नहीं तो फंस जाओगे। तो केजरीवाल नेगोशिएट करने के लिए इनको सबको आगे ला रहा था कि भाई कुछ समझो केजरीवाल को। वो अलग बात है कि उस समय जो आंदोलन था, दो में से एक ऑप्शन था। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार इस्तीफा तो दिया नहीं, तो जेल चले गए। जेल जाने के बाद इस्तीफा हो गया। यानी कि जब आप जेल चले गए तो फिर इस्तीफा खुद ही ऑफर कर दिया गया। जबकि बात मैं क्या कर रहा हूं, इस्तीफा दो नहीं तो जेल जाओ। वो कह रहे थे इस्तीफा दो नहीं तो जेल जाओ, इस्तीफा दे दो, ना इस्तीफा देना चाहो तो नेगोशिएट कर लो। बना पता नहीं 700-800 पन्नों की चार्जशीट लिए घूम रहे थे शीला दीक्षित के खिलाफ, कभी वो सबमिट ही नहीं हुई। FIR लिए घूम रहे थे बहुत सारे मंत्रियों के खिलाफ, कभी वो सबमिट ही नहीं हुई। यानी कि वो नेगोशिएशन वहां पर हो गए थे, और उन नेगोशिएशन के बाद, जो मंडवाली जिसको कहते हैं, मंडवाली होने के बाद ना ही कोई FIR हुई, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई इस्तीफा हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मनीष सिसोदिया और इनका तो भाई इस्तीफा हो गया, प्रॉपर हो गया, कंफर्म। केजरीवाल ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल कंफर्म करके रखी है, और ये भी तय बात है कि पहले जेल हो गई, फिर इस्तीफे आ गए। खैर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के ऊपर ये कहा है कि भाई ED, CBI, इनकम टैक्स, इनका इस्तेमाल करके बीजेपी बहुत कुछ गलत कर रही है और सब अपोजिशन खत्म करना चाहती है। आज समझ लीजिए कि बीजेपी के आने से पहले देश में एक ही मांग हुआ करती थी कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते। बीजेपी पिछले 5 साल, मतलब पहली टर्म में जब सत्ता में थी, तो लोग यही कह रहे थे कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते इनके खिलाफ। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी उस समय पहले इकोनॉमी को संभालना चाहते थे, इकोनॉमी को फिट कर लें, इकोनॉमी बिल्कुल फिटफाट हो जाए, विश्व में स्थिति बन जाए, फिर अंदर की सफाई करना शुरू करते हैं। अगर अंदर की सफाई करते समय विद्रोह हो गया और विश्व के साथ डील भी हम ना कर पाए, तो फिर समस्याएं खड़ी होना स्वाभाविक था। इसलिए इन पर अब एक्शन होना स्वाभाविक है। उस समय तक सरकार की रीति नीति पद्धति पर भी वो विचार नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी बेटी की कविता, जो कि इस पूरे लिक्विड पॉलिसी में इन्वॉल्व है, उसका ना तो कोई बयान आ रहा है, ना ही उसके लिए लिक्विड पॉलिसी पर कुछ बोलने को तैयार है, और ना ही कुछ कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये और गंभीर बात है। लेकिन केजरीवाल ने जो इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, इससे ये संभव है कि एक बड़ी मुहिम छिड़े, एक बड़ा कारनामा शुरू हो, एक बड़ी समस्या केजरीवाल के सामने आ जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।